दोस्तों नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त महेश यादव आपके अपने इस प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद महेश यादव पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों की ऑन डिमांड हमने क्लास शुरू कर दिया कि सर रीट का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है और क्लासेस हमारी ऑफलाइन नहीं चल पा रही है, तो फोनेटिक्स वाला टॉपिक मैंने इस पर अपलोड पहले से कर रखा है और कल से हमने आप लोगों के डिमांड पर और आप लोगों के सपोर्ट, लव और रिस्पेक्ट को देखते हुए हमने टीचिंग मेथड्स को शुरू कर दिया। आप देख पा रहे होंगे हमारे थंबनेल पर भी और आपके सामने भी पड़ा है कम्युनिकेटिव अप्रोच, संवाद या संचार प्रणाली या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपको पता हो तो कल की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण और इसेंशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी थी। टीचिंग मेथड्स के बारे में कल बहुत सारी चीजें आई थी। और वो कौन कौन सी बातें थी उनके बारे में भी हमने देखा। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, थर्ड लैंग्वेज क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कल हमने देखा कि मेथड क्या होता है। हमने एक और देख लिया मित्रों, अप्रोच क्या होता है। हमने टेक्निक क्या होता है इसके बारे में भी मित्रों जानने की कोशिश की। डू वॉच द फर्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, जिससे आप लोगों को मालूम चलेगा कि इन सभी जो भी मैं प्रश्न लिख पा रहा हूं इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे में हमने डिफरेंशिएट किया था और किस प्रकार से हमने इसको फॉलो किया था। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, दैट्स ग्रेट। मित्रों आगे चलिए, सीधा आपको लेकर चलता हूं सीएलटी की तरफ। सीएलटी कम्युनिकेटिव अप्रोच बोल दो या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बोल दो। दोस्तों कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एक तो इनका नाम जब भी कभी आता है तो अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। पूछ लिया जाए आपसे CLT स्टैंड्स फॉर, तो आप बोलेंगे CLT स्टैंड्स फॉर का मतलब, CLT का फुल फॉर्म क्या है मित्रों, तो आप बोलेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है। आपको यह भी बोला गया, इसको आपके सिलेबस में, रीट वाले बच्चों के सिलेबस में इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच का नाम दिया गया है। ये लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज जिन्होंने सेकंड ले रखा है, दोनों में ये टॉपिक काफी कारगर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है। और आपको पता है गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। दोस्तों कम्युनिकेटिव का मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करने की बात आएगी, इसीलिए इसका नाम ही आपने देखा है संचार प्रणाली, आप बोल सकते हैं अप्रोच या फिर संवाद प्रणाली। आर यू गेटिंग मी? आप चाहो तो इसको संचार प्रणाली बोल दो, आप चाहो तो इसको संवाद प्रणाली बोल दो। ठीक है मित्रों, संचार प्रणाली या फिर संवाद प्रणाली। ठीक है, समझिए जरा मामला क्या है, क्या होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। आपको ये PDF अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यही दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आया, व्हाट इज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं, हमारे सामने मित्रों पहला प्रश्न निकल कर आया, व्हाट इज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। कनेक्ट होइए, जुड़िए अच्छे तरीके से। आप कह सकते हो लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। मित्रों ऐसी भाषा जो कम्युनिकेशन में काम आए, कम्युनिकेशन बोले तो बातचीत में काम आए, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोला जाएगा। व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। Communicative English broadly means English for communication. English for communication आ गया है दोस्तों।
कम्युनिकेटिंग इंग्लिश का सिंपल सा मतलब हो गया है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। दोस्तों अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना है, ठीक है। ये आपके सामने पॉइंट निकल कर आया। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आप लोगों के सामने रख दिया है मित्रों कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती क्या है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए जो इंग्लिश होती है उसी का नाम क्या है मित्रों, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। हम डिटेल में पढ़ते हैं हर एक चीज, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव हुआ है। किससे निकल कर आया है, कम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव हुआ है। इट मीन्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीच और इन राइटिंग इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस विद अ वेराइटी ऑफ पीपल एज रिक्वायर्ड बाय one's day-to-day living or as demanded by the nature of one's own job in government or non-government organization। कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश से तात्पर्य है मित्रों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन या ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिव इंग्लिश का ब्रॉडली मतलब है कि लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग मी? ये कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ही क्या है, इन स्पीच और राइटिंग। स्पीच और राइटिंग में सिंपल सा मतलब है इट मींस द यूज ऑफ इंग्लिश। इसका मतलब है इंग्लिश को यूज करें इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, वेराइटी ऑफ सिचुएशन में यूज करना, जिसको आप क्या कह सकते हो, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हो। अलग अलग सिचुएशन में इंग्लिश को यूज करना मित्रों, आपने देख लिया कि क्या मतलब होता है। कम्युनिस्ट का मतलब आप लोगों के सामने आ गया है। यह बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसके बारे में अपने को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। आगे चलिए, आपको ये सेम पीडीएफ मिल जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स द 4 स्किल्स। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन बन गया। जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी होती है दोस्तों इंग्लिश में, इन्वॉल्व्स द 4 स्किल्स। 4 स्किल्स इन्वॉल्व रखता है। कौन कौन सा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश। कमेंट्स की बजाय पूरा फोकस्ड रहिए आप। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स 4 स्किल्स। कौन कौन सी मित्रों वो चारों स्किल्स जानने के लिए बोर्ड पर देखिए, आपने कई बार पढ़ा भी है। LSRW, इन चारों को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। LSRW, ठीक है, नाम आपने काफी दफा सुना है LSRW के बारे में। क्या है LSRW, एक एक करके समझाता हूं दोस्तों। L का मतलब हो गया है लिसनिंग, बता दीजिए आप भी। S का मतलब मित्रों हो गया है स्पीकिंग, और R से हो गया है रीडिंग, और ये लास्ट में आया है राइटिंग। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से देखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स आप लोगों के सामने आ गई है। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है? देखिए मित्रों, फिर से आगे लेके चलता हूं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जिसमें हमें लैंग्वेज एक्विजिशन करना चाहिए। सबसे पहले अपने को लिसनिंग पर ध्यान देना चाहिए, फिर स्पीकिंग पर, देन कम्स रीडिंग एंड एट लास्ट आता है राइटिंग। हमें उल्टा चलवाया गया शुरू से ही। हमें राइटिंग से सिखाया गया, फिर रीडिंग आया, पहले थोड़ा रीडिंग या राइटिंग नीचे से ऊपर चले, फिर स्पीकिंग। हमने खूब लिखा है, ठीक है, पढ़ा भी है, बोलते तो खूब है, सुनते किसी के बाप की अपन है नहीं, उल्टा चलते हैं। इसीलिए लैंग्वेज को लर्न करने में, एक्वायर करने में, एक्विजिशन करने में हमें उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। आर यू गेटिंग मी? सुनिए दोस्तों, लिसनिंग का मतलब सुनने से है,
आप आराम से सुन रहे हैं। सुनने में आदमी एक्टिव रहता है या बोलने में रहता है, ये बता दो आप। बोलने में एक्टिव रहेगा, सुनने में पैसिव रहेगा। सुनते सुनते अपने को कई बार नींद आ जाती है, लेकिन बोलते बोलते नहीं आ सकते, क्योंकि बोलने में एक्टिविटीज होती है, स्पीकिंग की एक्टिविटी होती है। उसी प्रकार से रीडिंग और राइटिंग दोनों में एक्टिव कौन सा है? पढ़ते पढ़ते नींद आ सकती है, लेकिन लिखते लिखते नहीं आ सकती। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, रीडिंग जो है, सॉरी लिसनिंग जो है, वो आपकी पैसिव स्किल है। रीडिंग भी आपका पैसिव स्किल है। अब आप खुद देख लीजिए। और स्पीकिंग क्या है? एक्टिव स्किल है। और राइटिंग भी एक्टिव है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद में एक बात आपको और ध्यान देनी है, और वो है क्या? जरा सुनिए। लिसनिंग करते हो तो चीजों को अंदर लेते हो या बाहर निकालते हो, ये बताओ आप। आप सुन रहे हो तो सुनने से चीजें अंदर जाती है, बाहर आती है? सुनने से अंदर जा रही है, बोलने से बाहर जाती है। उसी प्रकार पढ़ने से बताओ, कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ने से चीजें अंदर जाती हैं, लिखने से बाहर आती है। मतलब लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल है, रिसीव करता है मित्रों, रिसीव। और स्पीकिंग उसको एक्सप्रेस करता है। तो मित्रों इसका नाम आ गया है एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्शन होता है इसमें। उसी प्रकार से रीडिंग भी क्या है? रिसेप्टिव है। और राइटिंग क्या है? एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव है। आराम से समझना है एक एक चीज को। ऐसे गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग मी? मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं दोस्तों। हाँ, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पैसिव स्किल। अच्छा, रटना नहीं है, एक एक चीज को आराम से समझना है, ठीक है ना? रीडिंग में हम चीजों को रिसीव करते हैं, अंदर देखो ये रहा रिसीव, याद रखना। जो अंदर लेकर जाते हैं, सुनने से भी अंदर जाएगा, पढ़ने से भी अंदर जाएगा, बोलने से भी बाहर आती है अपनी फीलिंग्स या थॉट्स, और लिखने से भी बाहर आता है। सुनने में और पढ़ने में पैसिव रहता है इंसान, पैसिव स्किल में आती है। और बोलना और लिखना दोस्तों कौन सा है? एक्टिव स्किल है। मित्रों ध्यान देना, इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को समझा दूं। LSRW में मैं यहां बना देता हूं। एक तो दोस्तों लिसनिंग आ गया है और एक आपका रीडिंग आ गया है। ध्यान देना मित्रों, लिसनिंग और स्पीकिंग को आप लोग क्या बोलेंगे? दोनों की दोनों क्या है? पैसिव है दोस्तों। और दोनों की दोनों क्या है बताओ? रिसेप्टिव है। क्या है बताओ? रिसेप्टिव है। उसी प्रकार से स्पीकिंग और राइटिंग, ये जो दोनों की दोनों आपकी स्किल हैं, ये एक्टिव भी हैं और ये एक्सप्रेसिव भी हैं। और एक्सप्रेसिव नहीं बोले तो आप प्रोडक्टिव बोल देंगे। आर यू गेटिंग मी माय डियर? समझ में आ रहा है आपको एक एक पॉइंट के बारे में? ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को समझना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार होता है और एक एक चीज डिटेल्ड एनालिसिस अपन लोगों ने कर लिया है कि इनको क्यों प्रोडक्टिव कहते हैं, क्यों रिसेप्टिव कहते हैं, एक्टिव क्यों है, पैसिव क्या है, एक साथ आप लोगों के सामने आ गया है। सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे, कुछ हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो चल रहा था, ठीक है? देखिए, तो हमने क्या चर्चा की जरा समझ लीजिए दोस्तों। हमने देखा कि जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी होती है इन इंग्लिश, वो कितनी स्किल्स को इन्वॉल्व रखती है? 4 स्किल्स को। कौन कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। In some situations
वन में नीड वन स्किल मोर देन अदर्स। ये बात सही भी है, हर समय चारों स्किल ही जरूरत पड़े कोई जरूरी नहीं। जैसे आपने किसी को टेलीफोन किया, फोन किया, मैं मेरे फ्रेंड को फोन लगाया यहां से, मेरा फ्रेंड कह रहा है हेलो, दोनों में यहां से सुनने वाला और बोलने वाला पर्सन है। तो आप जब भी कभी कॉन्वर्सेशन करते हैं ऑन टेलीफोन या फोन, तो दो ही स्किल की जरूरत पड़ी, स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है, आप मान लीजिएगा न्यूज रीडर हैं, तो वहां पर आपको स्पीकिंग की जरूरत पड़ेगी, रीडिंग की भी पड़ेगी, वहां लिसनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। हर जगह अलग अलग प्रकार की स्किल्स जो हैं दोस्तों वो प्रोमिनेंट होती है। आर यू गेटिंग मी? एक न्यूज रिपोर्टर है, वो केवल स्पीकिंग ही करेगा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलेगा कि अभी यहां के ताजा हालात इस प्रकार से हैं कि आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोग यहां खड़े हैं, और अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इधर जरा कैमरा करके लोगों को दिखाएं कि किस तादाद में यहां लोग बेघर होकर यहां खड़े हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं आया है, इन गरीब लोगों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है, यहां केवल बोलने की बात है। और न्यूज रिपोर्टर, हेलो दिस इज राहुल एंड यू आर जस्ट वॉचिंग बीबीसी न्यूज हेडलाइंस, वो रीड भी कर रहा है, ठीक है, और स्पीक भी कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से देखिए, तो एक समय में हर जगह चारों स्किल्स काम आए जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे अपने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिया है, टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर लिया, किसी और की बात कर लिया, ये आप लोग और समझ लेना अच्छे तरीके से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, इसके बाद में क्या है? आगे लेते हैं दोस्तों, मूविंग ऑन। यहां पर आइए दोस्तों, इस पॉइंट को समझना है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सीएलटी कैसे निकल कर आई, सीएलटी कहां से निकल कर आई। तो सीएलटी को जानने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली सीएलटी से पहले हो क्या रहा था। 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में 1960 से पहले एक्चुअली हो क्या रहा था, क्यों जरूरत पड़ी हमें सीएलटी की। इन्होंने हमारे सामने एक बहुत अच्छी बात कही, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड अप्रोच। पहले वाली जितनी भी अप्रोच या जो भी मेथड हुआ करते थे, आपको पता था वो स्टूडेंट सेंटर्ड थे, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टूडेंट सेंटर्ड से किधर की तरफ मूव हुआ बताओ? टीचर सेंटर्ड की तरफ से। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पहले फॉर्म बेस्ड टीचिंग हुआ करती थी, फॉर्म बेस्ड टीचिंग, वो दोस्तों किधर की तरफ मूव कर गई? फॉर्म से मीनिंग की तरफ आ गए। पहले की चीज करें तो कोई एक रिजिड मेथड रखते थे। रिजिड मेथड का मतलब होता है मित्रों, एक विशेष मेथड, एक ही मेथड होता था, जो पर्टिकुलर मेथड ले लिया वही। लेकिन इसमें क्या था? इसमें कोई ना कोई एक्लेटिक अप्रोच थी। जिस मेथड की जरूरत पड़ी वही मेथड यूज कर लिया। तो सीएलटी किसका परिणाम था? धीरे धीरे टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की तरफ, फॉर्म बेस्ड से लेके आपने देखा है मीनिंग बेस्ड की तरफ हुआ, और आगे आपने क्या देखा है? रिजिड मेथड से एक इक्लेक्टिक अप्रोच की तरफ आ गया। ठीक है, इक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? सी आएगा यहां। इक्लेक्टिक मेथड का, इक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब होता है कोई रिजिड नहीं, आप बिल्कुल इसमें टीचर क्या रहता है? उदार रहता है, फ्री रहता है। रिजिड मेथड का मतलब है एक मेथड, मान लो आप डायरेक्ट मेथड टीच करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको पता है हिंदी लैंग्वेज बोलना बिल्कुल अलाउ नहीं है, टारगेट लैंग्वेज में पूरा का पूरा टीचिंग होगा, शिक्षण।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो एक पर्टिकुलर उसी मेथड में चलना है। ठीक है, एएलएम की बात करें तो स्ट्रक्चर्स पर ही मास्टरी होना चाहिए, केवल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन टीचिंग चल रहा था। आर यू गेटिंग मी? एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग किधर की तरफ मूव हो गए? इक्लेक्टिक। कौन से की तरफ बोलो? इक्लेक्टिक की तरफ। आर यू गेटिंग मी? किसकी तरफ बोलो दोस्तों? इक्लेक्टिक की तरफ मूव हो गए। एनी प्रॉब्लम माय डियर? अब देखिए दोस्तों, एक एक चीज पर अच्छे से फोकस करना है। तो सीएलटी क्या है? सीएलटी इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर से आपने देखा टीचर सेंटर्ड की तरफ, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग। अब सीएलटी में मीनिंग जो है वो पैरामाउंट होगा और रिजिड मेथड ना होकर एक इक्लेक्टिक अप्रोच। तभी तो हम सीएलटी में पढ़ते हैं। क्या सीएलटी में मदर टंग का यूज किया जा सकता है? आप बोलेंगे सामान्यतः नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग कैन बी यूज्ड। ठीक है, एक विवेकपूर्ण तरीके से जहां जरूरत पड़ती है और जिससे स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके उतना यूज कर सकते हो। क्या ड्रिल होती है, प्रैक्टिस करवाते हैं? तो आप बोलेंगे ज्यादा नहीं होता है, हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा, रॉट मेमोरी नहीं चलेगा, रटवाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं पर जरूरत पड़ती है तो ड्रिल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टूडेंट से करवाया जा सकता है। तो ऐसे सीएलटी निकल गए। ये सभी चीजें सीएलटी में। हम पहले ये तो जान लें कि सीएलटी का जन्म कैसे हुआ है। तो आपने देखा है स्टूडेंट सेंटर से टीचर सेंटर की तरफ, फॉर्म बेस से मीनिंग की तरफ दोस्तों, और रिजिड मेथड से इक्लेक्टिक अप्रोच या मेथड की तरफ अपन बढ़े। ये सब चीजें किसके अंडर में हम आगे जाके स्टडी करने लग गए? सीएलटी के अंडर में। आइए दोस्तों, यही बात आपको यहां देखने को मिलेगी। क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का डेवलप विकास या फिर लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम फॉर्म बेस्ड से किधर की तरफ बताओ? फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड अप्रोच की तरफ हम आने लग गए। ऐसी टीचिंग या ऐसा लैंग्वेज टीचिंग जो फॉर्म बेस्ड से किधर की तरफ गया? मीनिंग बेस्ड की तरफ। द मूव टुवर्ड्स एन इक्लेक्टिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड मेथड। रिजिड मेथड से लेके किधर की तरफ आए अपन? इक्लेक्टिक की तरफ आए। द शिफ्ट फ्रॉम टीचर फ्रंटेड से लर्नर फ्रंटेड की तरफ आ गए। ठीक है, आर ऑल सबस्यूम्ड, सबको सम्मिलित किया अंडर द ब्रॉड टर्म कम्युनिकेटिव अप्रोच। इन सभी चीजों को हमने किसके अंडर में लिया? सीएलटी के अंडर में लिया। हम सीधा जंप नहीं मारेंगे, ये टॉपिक इतना डिटेल में अपन लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको खुद को फील होगा कि वी डिडंट लीव अ सिंगल पॉइंट दैट कोज या दैट यू नो दैट कोज प्रॉब्लम व्हाइल जस्ट यू नो दैट टेकिंग एग्जामिनेशन। आर यू गेटिंग मी? परीक्षा देते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम दोस्तों ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली सीएलटी आया कहां से। तो जब हम कैसा डेवलप, हमारी जब लैंग्वेज टीचिंग का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, कैसा डेवलपमेंट कि हम फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड की तरफ गए। हम इक्लेक्टिक अप्रोच, आपने देखा है इक्लेक्टिक रिजिड मेथड से इक्लेक्टिक की तरफ अपन मूव कर गए। ठीक है, टीचर सेंटर्ड से लेके लर्नर सेंटर्ड की तरफ आने लगे। पहले टीचर सर्वोपरि हुआ करता था क्लास के अंदर, जो टीचर्स के आसपास घूमती थी क्लास, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ लैंग्वेज का। ठीक है, टीचिंग का हुआ। तो टीचिंग में हमने देखा कि हमने माना कि मेन जो केंद्र होना चाहिए वो स्टूडेंट होना चाहिए, न कि टीचर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? आगे चलते हैं मित्रों, आगे चलिए। कौन सा टर्म है? इन ब्रिटेन में दोस्तों कुछ स्कॉलर्स के नाम हैं, क्रिस्टोफर कैंडलिन, हेनरी विटसन। टेकिंग क्यू फ्रॉम, उन्होंने आधार माना, किसको आधार मानते हुए? द वर्क ऑफ जॉन फिर्थ, मैक हेलेडी, डेल हाइम्स, जॉन गम्पर्स और विलियम लेबाउ। ठीक है, इनकी यदि अपन बात करें, एंड द फिलोसफिकल वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टिन, और जेन ऑस्टिन का जो फिलोसफिकल वर्क था, इन सब को आधार मानते हुए दोस्तों उन्होंने क्या कर डाला? आगे देखिएगा, जेन ऑस्टिन एंड जॉन सल एडवोकेटेड ए फंक्शनल अप्रोच। एक फंक्शनल अप्रोच का उन्होंने क्या किया? समर्थन किया। लैंग्वेज लर्निंग में ग्रेजुअली गेन्ड करेंसी एंड केम टू बी नॉन सीएलटी। और आगे चलकर दोस्तों यही किस नाम से जाने लग गई? सीएलटी के नाम से जाना जाने लग गई। दोस्तों अभी भी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, हम केवल क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस थियरी को कि किस प्रकार से ये हमारे काम आ सकती है, कि बेसिक क्या है, इस बेसिक को पढ़ रहे हैं अपन एक बार। आर यू गेटिंग मी?
एक एक चीज को अच्छे तरीके से देखना है। यही चलकर धीरे धीरे किसके अंडर में आ गई बताओ? सीएलटी के अंडर में आ गई। मतलब अपन बात करें ब्रिटेन के स्कॉलर्स की बात करें, कौन कौन से स्कॉलर रहे हैं, क्रिस्टोफर कैंडलिन की बात करें, हेनरी विटसन की बात करें, ठीक है, उन्होंने कौन सी चीज को, इनका जो वर्क था, किन किन का वर्क, जॉन फिफ्थ है, मैक हेलाडी है, डेल हाइम्स है, जॉन गम्बर्ट्स है, विलियम लेबव है, एंड द फिलोसफिकल वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टिन और जॉन सर्ल एडवोकेटेड अ फंक्शनल अप्रोच। उन्होंने एक फंक्शनल अप्रोच को क्या किया? एडवोकेट किया, समर्थन दिया लैंग्वेज लर्निंग में, दैट ग्रेजुअली गेंड। फिर यही फंक्शनल अप्रोच ही आगे चलकर किस नाम से जाने लग गई? सीएलटी के नाम से जाने लग गई। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ, हम पहुंच रहे हैं कि ये सीएलटी टर्म निकल कर कहां से आया। मित्रों आगे चलते हैं एक बार, ठीक है, ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। आगे चलिए दोस्तों, एक्चुअली ये अप्रोच है क्या? आप देखिए, आराम से समझना है कि एक्चुअली ये अप्रोच है क्या। आइए दोस्तों, अभी भी हम सीएलटी की तरफ मूव कर रहे हैं कि एक्चुअली सीएलटी है क्या। दोस्तों, दिस अप्रोच इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द नोशनल फंक्शनल सिलेबस। दोस्तों, नोशनल फंक्शनल सिलेबस होता क्या है? आप खुद देखिएगा, ये जो आपका नोशनल फंक्शनल सिलेबस है, एक ऐसा सिलेबस डेवलप किया था याल्डिन ने, हालांकि इसका सबसे पहले नामकरण किया था, याल्डिन ने ये नाम दिया था, ठीक है, बट हमारे सामने निकल कर आया कि फंक्शनल नोशनल सिलेबस होता क्या है। एक्चुअली ये दो अलग अलग प्रकार के सिलेबस हुआ करते थे दोस्तों, नोशनल और फंक्शनल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको नोशनल फंक्शनल सिलेबस के बारे में जानना हो, कौन सा, एक बार फिर से देख लो, नोशनल फंक्शनल सिलेबस। टर्मिनोलॉजी काम आती है दोस्तों इनके अंदर, एक एक नाम जो मैं ये टीच करवा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। नोशनल फंक्शनल सिलेबस के बारे में हमें जानकारी नहीं दी जाती है। एक ऐसा सिलेबस जो बेस्ड ऑन था किसके ऊपर दोस्तों? मीनिंग पर, रादर देन ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स। क्योंकि सीएलटी से पहले जितने भी कोई अप्रोच या फिर कोई भी मेथड आया, वो कोई तो कह रहा था कि ग्रामर जो थी वो सेंट्रल हुआ करती थी, कुछ कह रहे थे कि स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन नोशनल फंक्शनल सिलेबस में ये बताया गया कि ये जो सिलेबस है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मीनिंग, ये मीनिंग पर बेस्ड ऑन होता है, बजाय किसके? ग्रामर पर और स्ट्रक्चर्स पर। तो पहले इसका नाम आप कह सकते हो कि नोशनल फंक्शनल सिलेबस ही था मित्रों। फिर ये नोशनल फंक्शनल सिलेबस ही आगे चलकर आप लोग देखेंगे मित्रों किस नाम से जाना गया। दिस अप्रोच इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ नोशनल फंक्शनल सिलेबस। इट हैड ऑलरेडी बीन रियलाइज्ड, ये पहले से ही रियलाइज कर लिया गया था, that the classical paradigms या pattern afforded an unsuitable basis for the teaching of language for communication। कि जो क्लासिकल मेथड्स चले आ रहे हैं काफी समय से, जो पुराने मेथड्स चले आ रहे हैं, वो सक्षम नहीं है, उनमें उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी लर्नर को क्या बना दे मित्रों? इंग्लिश बोलने लायक बना दे। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए क्या किया गया, ये अप्रोच हमारे एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई। जो नोशनल फंक्शनल सिलेबस था उसी का ही ये एक्सटेंशन किया गया, उसी को बढ़ाया गया। इट हैड बीन रियलाइज्ड दैट द क्लासिकल जो पैटर्न है अफोर्डेड एन अनसुटेबल बेसिस फॉर द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। द नोशनल फंक्शनल सिलेबस थ्रू अप आइडियाज, उन्होंने कौन सी आइडियाज दी हमें? थ्रू अप आइडियाज, वर्कड आउट सिलेबसेस एंड प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट बुक्स, and these in turn have become the basis of the communicative approach। और ये सब किसके आधार बनी? कम्युनिकेटिव अप्रोच की आधार बनी। दोस्तों मैं बार बार आपको अभी भी इंट्रोडक्शन की तरफ ही घुमा रहा हूं,
हम पता कर रहे हैं कि एक्चुअली ये CLT निकल कर कहां से आई, ताकि हमारा मन भर जाए, अच्छे तरीके से हम सेटिस्फाई हो जाएं कि हम CLT तक कैसे पहुंचे। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आपने कहा है कि CLT का परिणाम जो था वो प्रीवियस जो मेथड्स थे उनका रिजेक्शन हुआ, ठीक है, वो सफल नहीं हुए। लर्नर को इंग्लिश सिखाने में, इंग्लिश बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए। दैट्स वाई हमने पुराने मेथड्स को रिजेक्ट किया और CLT की तरफ बढ़े। CLT क्या था? CLT आप कह सकते हो फॉर्म बेस से मीनिंग की तरफ, यहां मीनिंग पर प्रायोरिटी थी, यहां लर्नर सेंटर्ड था, ठीक है, और आपने देखा कोई रिजिड नहीं था इसमें, टीचर या जो भी आपका फैसिलिटेटर था वो एक मेथड के आधार पर टीचिंग नहीं करवाता था, वो इक्लेक्टिक आपको मैंने अप्रोच बताई है उसको लेकर चलता था। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए मित्रों, और कौन सी चीज हैं जो हमारे काम आ सकती है? चलिए दोस्तों और लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं अच्छे से समझिए दोस्तों। ये रहा दोस्तों, अच्छे से समझिए। अब शुरू हुआ है यहां से टॉपिक आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT स्टार्टेड इन द लेट 1960s, 1960 के लेट में शुरू हुई थी, ठीक है, एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व, और उसके बाद लगातार क्या हो रही है बताओ? इवॉल्व हो रही है, विकास होता जा रहा है। इट इज नॉट एक्चुअली ए मेथड, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है, बट एन अप्रोच। और कल मैं बता चुका हूं अप्रोच हमें क्या कहती है, क्या पढ़ाया जाना है, और मेथड हमें बताता है कैसे पढ़ाया जाए। और दोस्तों एक अप्रोच को किसी भी मेथड से पढ़ाया जा सकता है। इट इज नॉट एक्चुअली ए मेथड बट एन अप्रोच टू टीचिंग बेस्ड ऑन द व्यू दैट लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स, भाषा को सीखने का मतलब लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम। ये लीजिए दोस्तों, भाषा को सीखने का उद्देश्य, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपके समझ में आ गया, ठीक है। लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा सीखने का मतलब क्या है दोस्तों? लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कैसे करें ये सीखना है। कहां पर? इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड आउटसाइड, इन द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, इन द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर ही नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में जाकर भी क्या हम भाषा को यूज कर सकते हैं। तो पूरी CLT का मुख्य उद्देश्य क्या है? लर्निंग हाउ टू स्पीक या हाउ टू लर्न, ठीक है, टू कम्युनिकेट इंग्लिश। आपने देखा है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। बट एन अप्रोच टीचिंग बेस्ड ऑन द व्यू दैट लर्निंग लैंग्वेज मीन्स हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर भी हम कम्युनिकेट कैसे करें। यह CLT का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। और वैसे भी आप लोगों ने देखा है कि इसका नाम ही कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो बार बार आपके सामने यही वर्ड आएगा, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, संचार तकनीकी या संचार प्रणाली पढ़ रहे हैं। संचार प्रणाली में क्या हो रहा है, बार बार ये सिखाया जाता है। CLT का मुख्य ही उद्देश्य क्या है कि लर्नर जो है वो इंग्लिश को कम्युनिकेट करना सीखे, नॉट ओनली इन द क्लासरूम बट ऑल्सो आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम के बाहर भी। आगे चलिए दोस्तों, आपके सामने निकल कर आया है, क्या है जरा समझिए। इट डेवलप्ड मेनली एज अ रिजेक्शन टू द लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस मेथड्स विच पुट लिटिल एम्फेसिस ऑन। ये एक रिजेक्शन, इट डेवलप्ड, दोस्तों ये कब डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि ये चीज कैसे शुरू हुई। देखिए मित्रों, आपने देखा है इट डेवलप्ड मेनली एज द रिजेक्शन टू द लिमिटेशंस ऑफ प्रीवियस मेथड्स विच पुट लिटिल एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन, जिन्होंने कम्युनिकेशन पर बहुत ही कम ध्यान दिया। ये आपको मैं बात बता चुका हूं कि प्रीवियस मेथड्स जो थे वो ग्रामर पर या स्ट्रक्चर आदि पर ध्यान देते थे मित्रों, इसीलिए उनका जो रिजेक्शन हुआ, उनका रिजेक्शन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, उनका रिजेक्शन जो था मित्रों, वो रिजेक्शन ही क्या लेकर आया बोलो? CLT का जन्म लेकर आया। आज हम CLT का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मित्रों, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, आगे हुआ क्या ये भी समझिए। नॉम चॉम्स्की द प्रोमिनेंट अमेरिकन लिंग्विस्ट की बात कर रहे हैं।
जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी भाषाविद हैं, क्रिटिसाइज द लिंग्विस्टिक थियरी। इन्होंने दोस्तों लिंग्विस्टिक थियरी पर क्या किया? प्रहार किया। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब केवल रूल से संबंधित हो गया है। ठीक है, नॉम चॉमस्की जो थे, अब सुन लेना दोस्तों, आगे काम आना है आपके। ठीक है, हम अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? नॉम चॉमस्की की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझो, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक बार टॉपिक शुरू नहीं किया है। इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? लिंग्विस्टिक थियरी। ये जो लिंग्विस्टिक थियरी चल रही थी दोस्तों, इसको तो इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। और मित्रों उन्होंने एक नाम दिया, कौन सा नाम दिया? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। कि लिंग्विस्टिक भाषाई दक्षता होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी में। भाषाई दक्षता नाम का इन्होंने नाम दिया। मतलब रूल्स, ग्रामर आदि तो होने ही चाहिए, लेकिन उनमें उसमें कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, बाहर उनको यूज भी कर सके। नॉम चॉमस्की का कहना यह भी था मित्रों कि हर आदमी में क्या लगा हुआ रहता है? एलईडी लगा रहता है। एलईडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हर आदमी के मस्तिष्क में एक भाषा अधिग्रहण इकाई लगी हुई रहती है। लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही सीख जाता है, उसी को पॉलिश करो। यह नॉम चॉमस्की का कहना था। उनका कहना था यदि ऐसा होता कि भाषा सिखाने से आती है तो फिर तो मित्रों वही लोग भाषा को सीख पाते जिन्होंने एजुकेशन ली है, जो पढ़ना जानते हैं, जिन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस आदि में एडमिशन लिया और अपना शैक्षणिक कार्य पूरा किया। ठीक है, या अध्यापन का कार्य पूरा किया। लेकिन फिर भी आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ थे। ठीक है, जिन बच्चों के मम्मी पापा, उनके दादा दादी सब अनपढ़ थे, फिर भी वो भाषा तो बोलते ही हैं। क्यों बोलते हैं? जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, वो भी आदमी को क्या करता है? इंसिस्ट करता है, इवोक करता है, भाषा सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ध्यान देना है दोस्तों, नॉम चॉमस्की का मानना था कि हर आदमी में एलईडी लगा हुआ रहता है। इन्होंने मेंटलिज्म का क्या दिया था? थियरी इन्होंने प्रतिपादित की थी। आपको ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, ये साइकोलॉजी का पार्ट आ गया ज्यादा, बट आपको इतना पता करना है कि नॉम जो चॉमस्की हैं उन्होंने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हु कॉइन्ड द टर्म लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टर्म किसने दिया? तो आप नॉम चॉमस्की बोलना। इन्होंने लिंग्विस्टिक थियरी को तो क्या किया? इनका कहना था कि केवल ग्रामर के आधार पर हम क्या नहीं सीख सकते, आपका लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज में को कम्युनिकेट करना नहीं सीख सकते। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए, भाषाई दक्षता होनी चाहिए। इसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना काम नॉम चॉमस्की ने किया। यही चीजें मित्रों यहां पर हैं, आप देख सकते हैं। नॉम चॉमस्की, द प्रोमिनेंट अमेरिकन लिंग्विस्ट, क्रिटिसाइज द लिंग्विस्टिक थियरी बेस्ड ऑन द बिहेवियरल psychological principle for their failure to account for the creativity and uniqueness of language that enable the speaker to create novel sentences which he might have never heard or used. इनका कहना था कि जिनमें लिंग्विस्टिक थियरी होती है, जो ग्रामर के रूल्स आदि रट के जाते हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आती है जब उनको नए एनवायरनमेंट में ले जाके खड़ा कर दिया जाए, नए नए सेंटेंसेस बनाने को कहा जाए, या ऐसे सेंटेंसेस जो उन्होंने कभी सुने नहीं है उनको बनाने को, फ्रेम करने को कहा जाए, तो वो नहीं बना सकते हैं, फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है उनको। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। नॉम चॉमस्की सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, थोड़ा स्पेलिंग सही करना, BEINGS, जो मानव हैं, हैव इनेट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, हमें नैसर्गिक गुण है भाषा सीखने का। ही थिंक्स दैट देयर इज एन LED, हर आदमी में क्या लगा हुआ है? एक LED लगा हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी हुई होती है, विच एवरी मैन हैज टू एक्वायर ए लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हर आदमी क्या कर सकता है? बोलो, भाषा अधिग्रहण कर सकता है। मित्रों, इसके बाद में क्या हुआ? अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद और क्या हुआ। आगे चलिए।
चॉम्स्की's कॉन्सेप्ट इज नॉन एज मेंटलिज्म। चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट था वो मेंटलिज्म के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या बोला? लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रक्चर सलोन, भाषा केवल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बट इट अनेबल्स द यूजर टू यूज इट इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, बल्कि भाषा उसको बोलेंगे जो किसी भी लर्नर या यूजर को उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करने लायक बना दे। दोस्तों आपने कुछ स्ट्रक्चर सीख लिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब, जो भी आपने कुछ इस प्रकार से बना लिया, रट रट के जा रहे हैं, और आप उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, तो फिर किस काम की? तो इन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज केवल स्ट्रक्चर्स या रूल ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इट अनेबल्स द यूजर टू यूज इट इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन आज लोग इतना ही देखेंगे, बाकी का हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। आज दोस्तों हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास को समझिए दोस्तों। आज हमने पढ़ा व्हाट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश। मित्रों कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है, इसके बारे में हमने आज की क्लास में जाना। आप बता देंगे आराम से कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश ब्रॉडली मीन्स इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग मी? हमने फिर स्किल्स की बात की, तो आपके सामने मित्रों 4 स्किल्स आई, LSRW। ठीक है, CLT क्या था ये जानने की कोशिश की, तो CLT मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस जो मेथड्स थे दोस्तों, उनका जो रिजेक्शन हमारे सामने निकल कर आया वो CLT के तौर पे निकल कर आया। पुराने मेथड जो थे वो लर्नर सेंटर हुआ करते थे, सॉरी टीचर सेंटर हुआ करते थे, फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके चलते थे। धीरे धीरे फील हुआ कि इस प्रकार के मेथड से इफेक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त नहीं किए जा सकते, और धीरे धीरे टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर की तरफ मूव हुए, फॉर्म से मीनिंग की तरफ अपन बढ़ने लगे, और रिजिड मेथड से एक एक्लेक्टिक मेथड की ओर अपन दोस्तों बढ़ने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हमने किस में ले ली? CLT में ले ली। आगे हमने बताया नॉम चॉम्स्की जो एक भाषाविद हैं, अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, इन्होंने क्या बोला कि लिंग्विस्टिक केवल भाषा क्या नहीं है, केवल स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, केवल ग्रामर ही नहीं है, भाषा उसको भी कहते हैं जो यूजर को किस लायक बना दे, क्लास के बाहर यूज करने लायक भी दोस्तों बना दे। आर यू गेटिंग मी? एनी डाउट सर? और उसके बाद में बात आई, उन्होंने कहा कि एक LED की बात इन्होंने किया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्रत्येक आदमी में लगा रहता है, उसके माध्यम से भाषा को क्या कर लेता है? अधिग्रहण कर लेता है। इन्होंने मेंटलिज्म की थियरी भी दी थी दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आपको यह बताया गया था कि कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग है वो 1960 के अंदर के भी लेट में शुरू हुई थी, लगभग 1970 के लगभग ये शुरू हुई थी दोस्तों। तो ऐसा हम लोगों ने जानने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, ये फर्स्ट वीडियो में आ गया। सेकंड वीडियो में आप लोगों को ये टीच करवा दिया गया है कि एक्चुअली बेसिक्स होता क्या है। ठीक है, CLT का अभी भी CLT को हमने प्रारंभ नहीं किया है मित्रों, इतना डिटेल में अपन लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि इट विल बी बल्ले 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 आफ्टर वॉचिंग द होल सेशन। सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहे हैं? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से, बाय।